मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। बहुत बहुत सही, एक्साइटमेंट आ गया होगा आप लोगों को। देखिए, हमारी कक्षा जो है एक्साइटमेंट से ही चलती है, क्योंकि जब तक जीवन में, वहाँ दे आओ प्रिंसिपल साहब को, जब तक वहाँ बैठे हैं साहब, उनको दे आओ। जब तक जीवन में एक्साइटमेंट नहीं रहेगा तब तक कोई काम नहीं हो सकता है। एक्साइटमेंट से बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, तो हम हमेशा एक्साइटमेंट में ही रहते हैं और हम चाहते हैं हमारी कक्षा भी पूरी तरीके से एक्साइट में ही रहे। ठीक है, तो देखो आज हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे। बहुत लोग प्रश्न कर रहे थे कि सर आप ये क्या काम कर रहे हो, फ्री क्यों पढ़ा रहे हो, तो सारे सवालों का आज जवाब मिल जाएगा आप लोगों को। देखिए, हमारा प्रोग्राम है ग्रामीण युवा अभ्युदय प्रोग्राम, ज्ञापम के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। ये एक तरीके से जो है निस्वार्थ सेवा भावना से हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत स्कूल की शिक्षा और कंपटीशन की शिक्षा में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आज सब आपको पता चल जाएगा यहाँ पर इस सेशन में। ठीक है, जो स्कूल में हम पढ़ते हैं, स्कूल में क्या पढ़ते हैं और कैसे रहते हैं, और कंपटीशन लेवल में हमें क्या करना है, कैसे रहना है, तो ये सारी चीज़ जानकारी हो जाएगी। मैं सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि मतलब ये प्रोग्राम है क्या। तो देखो, जाहिर सी बात है, नाम है ग्रामीण युवा अभ्युदय प्रोग्राम, यानी कि गाँव के क्षेत्र अभी तक एजुकेशन का जो कंपटीशन लेवल का माहौल है वो गाँव तक नहीं पहुँच पाया है। गांव के विद्यार्थी जो है, या तो फिर पैसे वाले जो बच्चे होते हैं वो दिल्ली और प्रयागराज जैसे, या फिर अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है तो कोटा जैसे क्षेत्रों में जाते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करके फिर वहाँ तैयारी करते हैं। तो मैंने विचार किया, हालांकि विचार कैसे आया था, मैं पिछले सेकंड वेव में, जब कोरोना का सेकंड वेव आया था तो मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था। ठीक है, और 1 महीना मैं ज़िंदगी के साथ लड़ा हूँ कि किसी तरीके से जीवन बच जाए, और बहुत मशक्क़त किया, कोशिश किया कि हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े। तो अपना नेचुरोपैथी के माध्यम से अपने प्राण को मैंने बाकायदा बचाया ही नहीं, मेमोरी पावर को भी शार्प किया। उस दौरान काफ़ी योगा प्राणायाम करके बहुत सारी चीज़ें, लोग कहते हैं मेमोरी लॉस हो जाती है, लेकिन मैंने उसका उल्टा किया। मेमोरी लॉस की जगह मैंने मेमोरी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि विल पावर अंदर से काफ़ी मैंने मजबूती अपने विल पावर को बढ़ाया, और इस तरीके से कोरोना जंग में जीता। फिर उसके बाद एक दिन विचार किया बैठ करके कि भाई मैंने काफ़ी कुछ अध्ययन किया है, सिविल का एस्पिरेंट रहा हूँ, सिविल सेवा की तैयारी की है, ऊपर वाले की कृपा से नहीं वहाँ पहुँच पाया, बहुत सारे इंटरव्यू भी दिए हैं कई चीज़ों का, लेकिन जब मैंने विचार किया तो हमें ये लगा कि हमारे पास देने के लिए समाज को कुछ नहीं है सिवाय शिक्षा के। तो क्यों ना इस क्षेत्र में मैं काम करूं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को जो है मोटिवेट करूं, और जो ज्ञान है मेरे पास उस ज्ञान को मैं बांटूं लोगों के बीच में। तो यही मेरा मकसद है, यही मेरा उद्देश्य है यहाँ पर। और उद्देश्य क्या है कि क्षेत्र के युवाओं को मतलब कंपटीशन स्तर का उनकी तैयारी करवा के एक फाउंडेशन कोर्स, इसीलिए मैंने फाउंडेशन बैच रखा है। इस कोर्स का पूरा डिज़ाइन मेरा फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन मतलब आपकी नींव तैयार करवानी है। इंटर के बाद जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो ग्रेजुएशन करने के बाद जो है आपके पास जो है बहुत सारे लड़के भटकते रहते हैं कि क्या सब्जेक्ट रखें, क्या करें ग्रेजुएशन में, जीवन में क्या करना है। तो आप इस कोर्स को, इस बैच को करने के बाद, इस बैच को ज्वाइन करने के बाद में आप मतलब यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ में आप ग्रेजुएशन भी बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, और जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा आप किसी न किसी सरकारी सेवा के लायक हो जाओगे। और नहीं अगर सरकारी सेवा मिलती है, भाई हम तो इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि ज़रूरी थोड़े नहीं कि सरकारी सेवाओं की सीटें बहुत लिमिटेड होती हैं। नहीं सरकारी सेवा अगर मिले तो हमने जो है ज्ञान इतना प्राप्त किया है, इतिहास में हमने बुद्ध को भी पढ़ा, जैन को भी पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा हमने। महात्मा बुद्ध जी के अष्टांगिक मार्ग थे, सम्यक आचरण, सम्यक आजीविका। तो हम इसके माध्यम से अपनी आजीविका को तो सरल बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, अपना आचरण तो सुशील बना सकते हैं, जिससे कि जीवन निर्वाह हमारा कम से कम उन लोगों से भिन्न हो जाए जो समाज में अलग तरीके से काम करते हैं। और जब हम ऐसा काम करने लगेंगे तो आजीविका भी, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे साथ जो रहे थे स्टूडेंट, जिनकी नौकरी नहीं लगी, हमसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं और अच्छी तरीके से कमाते हैं। तो जो तैयारी करता है कंपटीशन की, सही से तैयारी करता है, वो जो है उसका नॉलेज सिर्फ ये मतलब इसलिए नहीं मिलता है कि केवल नौकरी ही करना है। ऊपर वाला
भाई यहाँ पे कुछ लग भी होता है। मैंने जब पढ़ाया है जो है धर्म वगैरह, तो उसमें बताया है कि कुछ पुनर्जन्म होते हैं, कुछ पूर्व जन्म होते हैं। कुछ हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं और वर्तमान में जो कर रहे हैं, और उसका हमें फल हो सकता है इस जन्म में मिले या पुनर्जन्म में मिले। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी जो है कुछ ऐसे आपके परिस्थितियाँ हो सकती हैं जीवन में जो ना लगे, लेकिन हताश निराश नहीं होना है। सारा चीज़ मैं मोटिवेट करते ही चलूँगा इसमें। तो देखिए, अब आज आप लोगों को ये जानकारी हो जाएगी कि हमें जो है किस स्ट्रीम में करना चाहिए। देखिए, नौकरी 10th के बाद से मिलनी शुरू हो जाती है। जो हमारे यहाँ नौकरी का डिज़ाइन बनाया गया है, देखो सरकारी सेवाएं जो है, सरकारी सेवाओं की अगर बात करें तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। एक सैन्य सेवाएं, एक जो है सैन्य सेवाएं, और दूसरा असैन्य सेवाएं, दूसरा असैन्य सेवाएं। ठीक है, या फिर इसको हम जो है नागरिक सेवा भी कह सकते हैं। असैन्य को क्या कह सकते हैं? नागरिक सेवा। ठीक है, अब देखो हमको 10th क्लास से मौका मिल जाता है। 10th क्लास अगर 10th पास कर लिए हैं और 18 वर्ष मिनिमम एज होती है किसी भी उसमें, और किसी उसमें 21 वर्ष की एज होती है। तो यहाँ पर अगर आप सैन्य सेवा में जाना चाहते हो तो इसके लिए जो है सबसे शुरू से लेकर के, मतलब सबसे नीचे वाले ग्रेड से लेकर के ऊपरी ग्रेड तक आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे मतलब आपका अगर मानविकी सब्जेक्ट से हो, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से हो, तो देखो 10th लेवल का यहाँ पर एक होता है SSC GD, SSC GD जनरल ड्यूटी लिखा हुआ है। तो ये इसमें अर्धसैनिक बल के लोग जो है लिए जाते हैं, अर्धसैनिक बल के लोग, जैसे SSB हो गया, और BSF के लोग हो गए, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग हो गए। ठीक है, और CISF के लोग हो गए, CISF के लोग हो गए। इस तरीके से ये अर्धसैनिक बल होते हैं जो 10th पास, और कुछ में जो है इंटर पास की योग्यता होनी चाहिए, 12th पास या 10th पास की योग्यता होनी चाहिए। तो आप SSC GD के माध्यम से यहाँ पहुँच सकते हो। SSC मतलब ये होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एक ऐसा कमीशन जिसमें जो है स्टाफ की भर्ती करता है, तो वो जनरल ड्यूटी के लिए, अर्धसैनिक बल के लिए। ठीक है, तो ये सैन्य सेवाओं में आ जाएगा। और इसके अलावा जो है 12th लेवल का इसी में एक होता है जो है आपका सैन्य सेवा में, यहाँ पर आप नेवी में भी जा सकते हो। हाई स्कूल पास करके आप नेवी में भी जा सकते हो 10th पास करके। ठीक है, नवल सेवा में जा सकते हो, या फिर आप आर्मी में भी जा सकते हो। इंटर या हाई स्कूल पास आर्मी में भी जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? सैन्य सेवाएं हैं। इनमें सब में योग्यता क्या होती है? गणित, हिंदी, इंग्लिश के कुछ पोर्शन होते हैं, मतलब ये आप सिलेबस होता है। योग्यता तो आप 10th और 12th ये होगा, और गणित, रीजनिंग या थोड़ी बहुत जो है उसमें हिंदी, इंग्लिश, इस टाइप के सिलेबस होते हैं। और इसमें जो है लिखित से अपेक्षा ज़्यादा फिजिकल पे ध्यान दिया जाता है। शारीरिक जो है परीक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जैसे दौड़ वगैरह हुआ। अब इसी में है SSB वगैरह में लगभग 5 किलोमीटर दौड़ाते हैं। उनका जो है समय दे देते हैं कि इतने मिनट में आपको 5 मिनट दौड़ पूरा करना है। तो इसमें काफ़ी मेहनत है। इसकी अपेक्षा अगर आप पढ़ाई करते हो तो ये बहुत शानदार सेवाएं हैं। और सैन्य सेवा ऐसा नहीं कि लोग जाते नहीं हैं भाई, राष्ट्र तो इन्हीं की बदौलत हमारा सुरक्षित है। तो यहाँ पर जाने वाले बहुत ऐसे देशभक्त हैं जो जाते हैं, तो इस तरफ भी जा सकते हो। या फिर आप असैन्य सेवाओं में, अब यहाँ पर इसके अलावा ये तो छोटी सर्विसेज हो गई, इसके अलावा इसमें जो है NDA भी होता है। इंटर के बाद NDA में जा सकते हो, इंटर करने के बाद NDA दे सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा स्नातक अगर हो जाते हो तो CDS की परीक्षा आप दे सकते हो। स्नातक होकर के, ग्रेजुएट होकर के CDS की परीक्षा दे सकते हो, यानी आप अधिकारी बन सकते हो। सेना में एज ए अधिकारी अपॉइंटमेंट हो सकते हो। जो सेना के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, जिनको जनरल वगैरह बोलते हैं, ठीक है, वो यहीं से जाते हैं। CDS या NDA ही अधिकारी होते हैं। ये सब इनके अंडर में सेवाएं देते हैं। जितने भी सैनिक हैं या फिर ये सब हैं, ये सब इनके अंडर में देते हैं। तो एक तो हमें ये हो गया सैन्य सेवाओं की तरफ जाने के लिए हम इस तरीके से जा सकते हैं। दूसरा क्या है हमारा? असैन्य सेवाएं, जिसको नागरिक सेवा कहते हैं। इसमें भी SSC करवाता है, केंद्र लेवल का SSC करवाता है, जिसमें एक इंटर लेवल का होता है, हाई स्कूल लेवल का तो जनरल ड्यूटी हो गया, जो सैन्य सेवाएं हो गई। और जो इसमें इंटर लेवल का होता है उसको बोलते हैं CHS कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। SSC जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। हायर सेकेंडरी इंटर को कहते हैं, हायर सेकेंडरी किसको कहते हैं? इंटर को। तो इंटर की जो है योग्यता लेकर के आप
इसमें जा सकते हो और इसमें आपको जो है सी ग्रेड की नौकरी मिलेगी, डी और सी ग्रेड की नौकरी मिलेगी। अर्थात आप क्लर्क की भर्ती में जा सकते हो केंद्र की तरफ से, और हर डिपार्टमेंट को क्लर्कों की आवश्यकता होती है, तो क्लर्क की भर्ती में जा सकते हो। और इसकी परीक्षा भी 3 टीयर में होती है। टीयर 1 में होती है। टीयर 1 मतलब ये मतलब श्रेणी हो गई, प्रथम श्रेणी की परीक्षा पास करनी है, उसके बाद में आप द्वितीय श्रेणी की पास करोगे, फिर तृतीय श्रेणी की पास करोगे, फिर इसमें जो है भर्ती होते हैं। कुछ में जो है तीनों टीयर पास करना रहता है, ठीक है। तो ये इसके लिए इंटर की योग्यता होनी चाहिए, इंटर की योग्यता होनी चाहिए। और इसमें भी सिलेबस थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, हिंदी वगैरह है, कुछ रीजनिंग है, मैथ है, और कुछ जो है अपनी अभिरुचियों से संबंधित है, ठीक है। ऐसे प्रश्न इसमें से आते हैं, सिलेबस इसका होता है। और एक होता है एसएससी ग्रेजुएट लेवल। एसएससी ग्रेजुएट लेवल को कहते हैं इसको कहते हैं एसएससी सीजीएल। इस एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसको कहते हैं एसएससी सीजीएल। तो ये कंबाइंड, इसमें जो है स्नातक की जो है परीक्षा पास होनी जरूरी है, और स्नातक की परीक्षा पास करके इसमें बी ग्रेड की सर्विसेज होती हैं, इसमें बी ग्रेड की सर्विसेज होती हैं। जैसे कि मतलब कोई किसी विभाग का अधिकारी हो गया, और बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं। हमारे साथ पढ़ती थी एक लड़की प्रज्ञा सिंह, वो एसएससी सीजीएल पास करके ही जो है उसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय में एज ए अधिकारी अपॉइंट हुई थी। लेकिन यहाँ पर गणित पढ़ना पड़ेगा आपको, यहाँ पर गणित पढ़ना पड़ेगा, और एक मतलब उसका जो है नंबर ही होता है गणित का लगभग 100 अंक का, तो इसलिए गणित कंपलसरी रहेगा, उसको पास करना पड़ेगा। और अच्छा खासा मैथ आता है, लोग प्रैक्टिस करते हैं एसएससी देने वाले। तो गणित है, हिंदी है, रीजनिंग है, और आपका जो हम पढ़ाते हैं जीएस है, ये सब आता है। सारी परीक्षाओं में जीएस तो कॉमन है, सब में आएगा, ठीक है। तो एक तो इस तरीके से आप अधिकारी बन सकते हो। दूसरा जो मेरा तरीका है, आप आईएएस बन करके जा सकते हो, ठीक है, पीसीएस बन करके जा सकते हो। और ये भी सीजीएल भी इसमें 4 लेयर में परीक्षा होती है, 4 टीयर में परीक्षा होती है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। यानी आप पहला पास करोगे, फिर दूसरा पास करोगे, फिर तीसरा पास करोगे, कुछ में चौथे की भी ज़रूरत पड़ती है। तो 4 लेयर आपको परीक्षाएं पास करनी पड़ेंगी, तब आप एसएससी ग्रेजुएट लेवल का सीजीएल में आप जा सकते हो। आज हमारा जो फोकस है वो मेनली इस पे होगा, आईएएस पीसीएस। यानी आईएएस जो होती है केंद्र सरकार की सेवाएं होती हैं, केंद्र सरकार की सेवाएं होती हैं, जो असैन्य या नागरिक सेवाएं हैं। जो क्या है? नागरिक सेवाएं हैं, असैन्य सेवाएं हैं। इसमें जो है ए ग्रेड के अधिकारी होते हैं। जितने भी योजनाकार होते हैं, जो भी योजना बनाते हैं बड़े बड़े स्तर के, उसमें यही अधिकारी जा कर के बाद में सरकार के मंत्रालय में काम करते हैं और योजना का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो हाँ, आईएएस लेवल के अधिकारी। और दूसरा स्टेट में पीसीएस लेवल के अधिकारी होते हैं, स्टेट में पीसीएस लेवल के अधिकारी होते हैं। ये भी जो है कम पोजीशन वाले नहीं होते हैं, ये भी अच्छे पोजीशन वाले होते हैं। इनकी भी रुतबा और जो है रवैया बहुत अच्छा होता है, इनका जो है मतलब रहन सहन, सैलरी बहुत अच्छी होती है आईएएस जैसे ही। तो अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि हमको क्या जाना है। अब इसमें हम कुछ सिलेबस की जो है हम चर्चा करेंगे। जैसे असैन्य सेवा में जो आईएएस और पीसीएस, खास करके यूपी पीसीएस की अगर बात करें, यूपी पीएससी या यूपी पीसीएस बोलते हैं। आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है। इसमें 3 स्तर की परीक्षाएं होती हैं। इसमें कितने स्तर की परीक्षाएं होती हैं? 3 स्तर की। एक होती है प्री स्तर की परीक्षा, और एक होती है मेंस स्तर की परीक्षा, और एक होता है साक्षात्कार या इंटरव्यू, ठीक है। एक साक्षात्कार होता है। जो प्री स्तर की परीक्षा होती है, इसमें एक जो है कॉमन पेपर होता है। कॉमन तो खैर अब दोनों कर दिया है, पहले सब्जेक्ट होता था। तो एक जो है आपका जीएस का पेपर होता है, जो हम इतिहास, भूगोल और ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं 8-10 टॉपिक से, उनसे प्रश्न आता है। और एक जो है जनरल पेपर वैसा होता है, उसमें जो है रीजनिंग है, जिसको सीसाइड बोलते हैं। तो उसमें रीजनिंग है, थोड़ा गणित है, लेकिन अगर हिंदी आपने सही तैयार कर लिया और रीजनिंग तैयार कर लिया, रीजनिंग वगैरह भी हम बताएंगे कैसे तैयार करना है, उसे तैयार कर लिया, तो इसे केवल पास करना है। इसमें आपको 33% अंक लाने हैं, 33% अंक लाने हैं, ठीक है। जैसे 100 अगर मान लेते हैं 100 नंबर का है, तो फिर उसमें आपको 33 नंबर ही लाना है। वैसे ये 200 नंबर का होता है, तो 33% ही लाना है, पास करना है कुल मिला करके। और जो आपका मेरिट बनेगा वो जीएस वाला पेपर से होगा, जो हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। उससे मेरिट बनेगा। जब इसको पास कर लोगे तो फिर मेंस की परीक्षा में बैठने को मिलेगा। और फाउंडेशन तुम्हारा इतना मजबूत कर देंगे कि मेंस में आप लिखने के लिए जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेंस का फाउंडेशन इतना ज़बरदस्त कर देंगे कि आप धीरे धीरे लिखने के लिए भी सीख जाओगे।
अब इसमें देखो मेंस में जो होता है इसमें 4 पेपर तो जीएस के होते हैं, 4 पेपर जीएस के होते हैं सामान्य अध्ययन के, 4 पेपर जीएस जिसको सामान्य अध्ययन बोलते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और हर पेपर 200 नंबर का होता है। हर पेपर कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का होता है। और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसके 2 पेपर होते हैं। वैकल्पिक विषय, चाहे आप इतिहास रखो चाहे भूगोल रखो, जब आप ये सारा सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा विषय रखें। सब में ज्ञान हो जाएगा आपको, इतिहास में भी अच्छा खासा ज्ञान हो जाएगा, भूगोल में भी अच्छा खासा ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डिसाइड करवाएंगे कि मेंस में आप कौन सा विषय रखो। ये सब स्नातक करने के मतलब दौरान आप डिसाइड हो जाएगा सारा। तो जीएस तो कॉमन है सबके लिए, 4 पेपर होते हैं 200 नंबर के, और 200 नंबर के ऑप्शनल होते हैं जिसमें सब्जेक्ट रखा जाता है। लगभग 35-36 सब्जेक्ट होते हैं। उन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट आपको कोई भी रखना है। जरूरी नहीं कि उससे आपने बीए किया हो या बीएससी किया हो, कोई ज़रूरी नहीं। उसमें से एक सब्जेक्ट आपको रखना रहता है और उस सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, 200 नंबर के 2 पेपर होते हैं, ठीक है। और 2 पेपर ऐसे होते हैं जो आपको पास करना है, कॉमनली पास करना है। सिर्फ जो है उसमें पासिंग नंबर शायद 25% नंबर लाने जरूरी हैं, हिंदी और अंग्रेजी के, हिंदी और अंग्रेजी के। आईएएस की परीक्षा में, पीसीएस में यह नहीं है। आईएएस को लेकर आज मैं बता रहा हूँ, पीसीएस में यह नहीं है। उसमें आपको इंग्लिश में कुछ ऐसे लिखना होगा और अनसीन पैसेज रहेगा, और इसके अलावा जो है कुछ थोड़ा बहुत जो है ग्रामर से रहेगा, ऐसे हिंदी में रहेगा, ठीक है। तो वो 150-150 नंबर के, 300 नंबर के होते हैं दोनों, एक 300 का हिंदी और 300 का इंग्लिश का। उसे सिर्फ पास करना है, सिर्फ आपको पास करना है। 33%, 25% ही लाना है उसमें। और एक होता है आपका एस्से का पेपर, निबंध का पेपर। निबंध के पेपर में जो है पूरा नंबर आपका जो है, निबंध का पेपर जो होता है वो 350 नंबर का होता है, ठीक है। निबंध का पेपर 150 नंबर के 2 निबंध लिखने रहते हैं 3 घंटे में। तो निबंध लिखना है और इसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 275 नंबर का इंटरव्यू होता है आईएएस में। तो ये तो पूरा आईएएस का पूरा वो रहेगा। और इससे ज़्यादा टफ जो है एसएससी है। एसएससी में कई लेवल की परीक्षाएं पास करनी पड़ती है, और उसके बाद जो है उसमें गणित भी है, और आप लोग गणित के बैकग्राउंड से नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूपीपीएससी और आईएएस बनना ज़्यादा सरल रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर तैयार कर सकते हो, और आईएएस या यूपीपीसीएस में आप जा सकते हो। आईएएस में जो है आप आईपीएस या आईएएस प्रॉपर मिलेगा, आईएफएस मिलेगा, इंडियन फॉरेन सर्विसेज मिलेंगी, और पीसीएस में जो है एसडीएम जो तहसील स्तर पे बैठते हैं, एसडीएम जिसको उप जिलाधिकारी बोलते हैं, ये पद मिलती हैं, ठीक है। तो ये सब प्राप्त करना बहुत आसान है। अगर आप सही तरीके से सही ढंग से पढ़ाई करोगे, काम करोगे, तो इनको पाना ज़्यादा सरल, कठिन नहीं है, आसान है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको इतना था तो फिर आप क्यों नहीं बने। मैंने भी तैयारी की है, ऐसी नहीं तैयारी की होते तो यहाँ आपके सामने नहीं खड़े होते। लेकिन वही चीज़ है, लेट प्रबुद्धकरण हुआ, महात्मा बुद्ध लेट बन पाए, जागरण लेट हुआ। तुम्हारे लिए तो अभी बहुत टाइम है। प्रिंसिपल साहब को तुम्हारे लिए तो बहुत टाइम है अभी, तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है इसको देने के लिए, क्योंकि ग्रेजुएशन करते रहोगे इसके बाद में, और साथ में क्लासेज हमारी रन करती रहेंगी। तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है कि ये क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी। निस्वार्थ भावना से हम सेवा देंगे और 1-1.5 घंटे पर डे जो है लिया करेंगे ऐसे ही, और 3 साल में धीरे धीरे तैयार भी हो जाएगा पूरा। और जैसे ग्रेजुएशन पूरा होगा उसके बाद में आप आसानी से जो है इसको क्रैक कर सकते हो। नहीं आईएएस तो पीसीएस तो बिल्कुल क्रैक कर सकते हो। देखो हमारा जो जीवन है ये बिल्कुल रणक्षेत्र है, जो है कुरुक्षेत्र का रणक्षेत्र है। देखो अब इसको समझो, ये है कुरुक्षेत्र। ये क्या है? कुरुक्षेत्र किस लिए जाना जाता है? महाभारत के युद्ध के लिए, ठीक है। महाभारत के युद्ध में ये पूरा कुरुक्षेत्र ही जो है कृष्ण और अर्जुन पे निर्भर था, कृष्ण और अर्जुन पे। तो अर्जुन सब आप हैं और मैं सारथी हूँ। कृष्ण तो नहीं कहूँगा अपने आप को, मैं सारथी हूँ, अर्जुन आप हैं। मुझे आपको जो है नॉलेज देना है कि आप कौन सा ब्रह्मास्त्र कब चलाएं, जिससे कि जो कुरुक्षेत्र के मैदान में ये जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां जिनको पाना है, उनको भेद सकें। एक सीट हमको भेदना है, लक्ष्य में सिर्फ एक सीट पर निशाना साधना है, और उस एक सीट पर कैसे लक्ष्य भेदना है, तो वहाँ पर आपका सारथी 24 घंटे हाजिर रहेगा। पूरा जो है आप निश्चित तरीके से, मतलब पूरी डिवोशन के साथ, तन मन के साथ पूरी तरीके से सेवा देने के लिए निस्वार्थ भावना से जुड़े रहेंगे। अगर आपका
आपका जो है डिवोशन हमारे लिए रहा तो हम 100% अपना देंगे। तो आप मुझे अपना एक सारथी समझ सकते हैं, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। और आप क्या हैं? योद्धा हैं, अर्जुन हैं। आप क्या हैं? योद्धा हैं, अर्जुन हैं। और लक्ष्य आपको भेदना है। लक्ष्य कौन सा है? ये सेवाएं हैं। जो IAS की एक ही सीट तो चाहिए एक बंदे को, PCS की एक ही सीट तो चाहिए। वही तो हमारा लक्ष्य है, वही तो हमारा दुश्मन है, उसी को तो हमें मारना है, उसी पे हमें निशाना साधना है। और साधेंगे कैसे, कौन से बाण कब चलाना है, ये आपका सारथी बताएगा। तो इसीलिए जो है कहते हैं, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो उसे मिलाने के लिए सारी कायनात साजिश में लग जाती हैं। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो उसे मिलाने के लिए सारी कायनात साजिश में लग जाती हैं। इसलिए जो है बड़ा सोचो और हमेशा जो है बड़ा करोगे। तो इस तरीके से आप जो है जीवन में लक्ष्य लंबा बड़ा लेकर चलो और सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक है। मैं समय समय पर मेरी क्लासेस जो होंगी सब्जेक्ट के साथ साथ में मोटिवेशन की भी क्लासेस चला करेंगी। इस तरीके से बीच बीच में देखो, यहाँ पर चाणक्य का एक वाक्य है। चाणक्य ने कहा था कालाति क्रमात्, एक वाक्य कहा था कालाति क्रमात् काल एवं फलम पिबति। चाणक्य जब अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दे रहा था तो उसने कहा था कालाति क्रमात् काल एवं फलम पिबति। अर्थात सही समय पर सही निर्णय अगर नहीं लेते हो, सही समय पर सही निर्णय अगर नहीं लेते हो तो काल अर्थात समय ही आपकी सफलता को पी जाएगा, समय ही आपकी सफलता को पी जाएगा। चाणक्य ने कहा था अपने शिष्य को, जब वो प्रशिक्षण दे रहा था राजा बनने के दौर में, वो बालक रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य बालक था, तभी से उसको सिखा रहा था, शिक्षा दे रहा था। तो उसको संबोधित करते हुए कहा था चाणक्य ने कालाति क्रमात् काल एवं फलम पिबति। अर्थात सही समय पर अगर आपने डिसीजन नहीं लिया, सही समय पर निर्णय नहीं लिया तो काल ही, समय ही आपकी सफलता को पी जाएगा, खा जाएगा, खत्म कर देगा। और आपका सही समय क्या है? स्नातक के साथ ही सही समय है कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन से उसमें जाना है, और उसके साथ साथ में हम जो है यहाँ पर निरंतर शिक्षाएं देते रहेंगे और आप निश्चित प्राप्त करोगे। और ये अलख मैंने जगाई है। देखो यहाँ पर देने का मतलब क्यों है, आप अगर अभी स्नातक के बाद में जब जागोगे, लोग जागते हैं स्नातक के बाद ही जागते हैं, मैं भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट हो गया था तब तक नहीं जागा था, और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही मेरी नौकरी लग गई थी। जब जागा था तो मैं इसमें आ गया था लेक्चरर बन करके कि मुझे अब IAS बनना है। एक आध अटेम्प्ट मैंने दिया था और फिर यहाँ आ गया, लेकिन लेट जागा। अगर आप समय से जाग गए तो जब जागोगे, अगर मेरा सानिध्य नहीं मिला तो आप दिल्ली भागोगे, प्रयागराज भागोगे, और वहाँ फाउंडेशन कोर्स का जो पैसा है 2-2.5 लाख रुपए लगता है। 2-2.5 लाख रुपए में वो तैयारी करवाते हैं। ठीक है। और वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है कि अब तो ये स्थिति है कि जो मास्टर होते हैं वो सामने, उनको आप देख भी नहीं सकते हो। ऐसे कई कमरे होते हैं और वो रिकॉर्डिंग देते हैं। क्लास इस कमरे में चल रही है, बगल वाले कमरे में बच्चे बैठ करके स्क्रीन पे देख रहे हैं, और 2-2.5 लाख रुपए देते हैं। अगर वहाँ नहीं जा पाओ, घर बैठ के करोगे तो वो भी चलाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उसका भी 1.5 लाख रुपये कम से कम फीस है। ऑनलाइन घर बैठ करके आप यहीं बैठ करके तैयारी करोगे तो इतना फीस लेते हैं। वो मैं यहाँ फ्री दूंगा, बस आपका डिवोशन चाहिए मेरे प्रति, जो है मेरे जो है साथ मिल करके चलोगे। और मैं एक टाइम टेबल भी बनाऊंगा, सबका नंबर लूँगा जो भी मेरे साथ चलने वाले होंगे, और मैं उनको पिंच करता रहूँगा फ़ोन कर करके, क्योंकि अभी तो इंटर पास कर लो, उसके बाद जो है ये प्रक्रिया हमारी चलेगी और ये रुकने वाली नहीं है। चल गई है तो निरंतर चलेगी। हम आपको बना के दम लेंगे। अगर आपके अंदर दम है तो मेरे साथ जुड़े रहो और वहाँ तक हम पहुँचा के छोड़ेंगे। ठीक है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि स्नातक के बाद प्रयागराज जाना है कि दिल्ली जाना है। कमरा लोगे जा करके दिल्ली में तो कम से कम 15,000 तो ऊपर का खर्चा है। कमरे का किराया ही 10,000 से कम नहीं है दिल्ली में आज की स्थिति है। ठीक है। और उसके बाद खाने पीने का 5-6 हज़ार, तो 15,000 महीने का वो खर्चा आएगा। और कोचिंग ज्वाइन करोगे तो फिर 2.5-3 लाख रुपए आराम से
चले जाएंगे 2-3 साल में, आप लूट पीट करके घर आ जाओगे, ठीक है। और वहाँ कोचिंग वाले भी किस पे ध्यान देते, भाई उनको तो अपना रेपुटेशन बनाना है। कोचिंग वाले भी क्रीम बच्चों को छांट लेते हैं, फिर उन पे फोकस करते हैं, फिर जब वो परीक्षा में पास हो जाते हैं, फिर उनका होर्डिंग पे नाम लिख देते हैं कि फलाने फलाने हमारे यहाँ से पास किए, ठीक है। तो उनका विशेष फोकस सभी बच्चों पर नहीं हो पाता है, लेकिन हम यहाँ पर कम बच्चे रहेंगे तो उन पर हम फोकस भी करेंगे, ठीक से पूरी तरीके से फोकस करेंगे। और पूरा जो है, ये तो आपका हमारा जो है सौभाग्य रहा कि आपको इस समय हमको सद्बुद्धि मिली कि ये काम करूँ मैं निस्वार्थ भावना से। सोच तो कई सालों से रहा था बच्चे, लेकिन अब जिसके भाग्य में लिखा था उसके भाग्य में ये भाग्योदय हुआ है कि मेरा जो है इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है लीड करना और जो है मार्गदर्शन करना आपके भाग्य में लिखा है। तो इस तरीके से आप जो है, आप देखो इसमें जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो एक चीज़ और बता रहा हूँ, आप उधर टीचिंग में ही जा सकते हो। बच्चे क्या होते हैं ग्रेजुएट लेवल पे वो सब्जेक्ट ऐसा रख लेंगे, अब वो अपने आसपास के गांव के क्षेत्र में जो कॉलेज होते हैं, डिग्री कॉलेज, उनमें जो है चले जाते हैं और फिर वो जो सब्जेक्ट वो देते हैं वही रख लेते हैं, फिर उनके लिए प्रॉब्लम आती है। आपको जो हमेशा तर्कस में जो है बैलेंस तीर रखना है, तर्कस में बैलेंस तीर रखना है कि अगर हमारा निशाना उस पर चूक जाए तो ये तो मिल ही जाए। तो आपको बीए में ऐसे सब्जेक्ट रखने हैं जो आपको टीचिंग लाइन में भी ले जाए। टीचिंग की भर्ती देख रहे हो शायद थोक में आती है, जो मतलब टीजीटी है या पीजीटी है, टीजीटी की बहुत भर्ती आती है, उसमें खाली बीएड करना रहेगा आपको और स्नातक। लेकिन स्नातक में सब्जेक्ट कौन से होंगे, 4 सब्जेक्ट में बता रहा हूँ, उसमें से 2 कंपलसरी है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और जिसको आप नागरिक शास्त्र कहते हो, वहाँ जा कर के वो पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, राजनीति विज्ञान। तो ये 4 में से 2 सब्जेक्ट अगर नहीं रखोगे तो फिर आप सोशल साइंस के टीचर नहीं बन पाओगे। या फिर आपके पास इंग्लिश हो, बीए में इंग्लिश हो स्नातक में, या फिर आप जो है संस्कृत के साथ हिंदी हो, हिंदी लोग ले लेते हैं, संस्कृत नहीं लेते हैं, बस गड़बड़ हो जाता है तो वो खराब हो जाता है। तो ये 4 विषय में से कोई भी 2 विषय आपको ज़रूर लेना पड़ेगा, तभी आपके तर्कस में तीर बराबर बैलेंस रखे होंगे, जिससे कि अगर एक चीज़ आप ना भेद पाओ तो कम से कम, जैसे मैं ही था, मुझे तो खैर मतलब किसी ने बताया नहीं था, फिर भी मैं ऐसे सब्जेक्ट पढ़ना चाहता था जिसमें मेरी रुचि थी। भूगोल में काफ़ी रुचि थी तो भूगोल पढ़ा, इतिहास खैर लिया ही नहीं था, इतिहास में काफ़ी रुचि थी, इकोनॉमिक्स पढ़ा ग्रेजुएशन में और इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ा था। तो इस तरीके से जो है सब्जेक्ट लिए थे, लेकिन ज्योग्राफी में रुचि काफ़ी थी तो पीजी करके फिर मैंने जो है पीजीटी कर लिया, तो इधर आ गए जो है लेक्चरर बन करके। तो लेक्चरर के लिए बीएड जरूरी नहीं उत्तर प्रदेश में, अभी आने वाले समय में हो सकता है हो जाए, लेकिन अभी नहीं है। तो आप जो है आसानी से इन परीक्षाओं को तो बिल्कुल आसानी से आँख मूंद करके पास कर जाओगे। अगर इतना बड़ा सोचोगे तो इन परीक्षाओं को शिक्षक तो बन ही जाओगे, ठीक है। उसमें आप टेट वगैरह की परीक्षा अभी देखना, जब आप 2 महीने क्लास पूरी हो जाएगी हमारी, तो जब टेट का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें कहोगे अरे ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो कर लूँगा मैं। और जब कोर्स पूरा हो जाएगा लगभग तो पूरा पेपर सॉल्व करके तो टेट वगैरह आँख मूंद करके टेट सुपर टेट सब क्वालिफाई कर जाओगे। इसलिए लक्ष्य बड़ा रखो और निरंतर देखो, धैर्य के साथ यहाँ बने रहना होगा, धैर्य भी बहुत ज़रूरी है, धैर्य के साथ काम करना होगा। धैर्य अगर खोया तो फिर आप चले जाओगे। अब देखो आपको जब इस तरीके से करोगे तो रास्ते में लोग टांग भी खींचने वाले मिलेंगे, टांग भी खींचने वाले मिलेंगे कि क्या कर रहे हो, अरे जो है कहीं आजकल नौकरी मिलती है क्या, बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन उन सब चीज़ों से आपको डाइवर्ट नहीं होना है, क्योंकि जब बहुत लोगों ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। जब हमसे पहले लोगों ने किया है तो क्यों नहीं कर सकते हो भाई, वो भी तो आप ही की तरीके से हाड़ मांस के बने हुए हैं, उनके अंदर भी तो आपकी तरीके से आत्मा है, परमात्मा तो नहीं है उनके अंदर, आत्मा ही है आपके तरीके जैसे आत्मा है। परमात्मा तो एक ही है जो सबको आत्मा देती है। तो जब वो कर सकते हैं तो आपकी भी आत्मा कर सकती है। इसलिए जो है निराश नहीं होना है, धैर्य के साथ। जब भी कभी निराश हो तो मुझे बेहिचक फ़ोन लगा देना, ठीक है, और मैं बात करूँगा, अगर कहीं बिजी ना हूँ तो। नहीं तो कॉल बैक तो मैं करता ही करता हूँ, अगर फ़ोन सेव नहीं है नंबर तो कॉल बैक मैं निश्चित करता हूँ। तो लेकिन मतलब वैसे मत करना, बहुत लोग फ़ोन कर देंगे, कहेंगे गुरुजी आज जो है प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा। अब प्रैक्टिकल के समय मुझे जो है मैं शादी में व्यस्त था, लोग फ़ोन कर रहे हैं, अरे भाई मैं नहीं हूँ तो नहीं होगा। तो ऐसे फ़ोन उलूल जुलूल फ़ोन नहीं, काम का फ़ोन होगा तो मैं निश्चित बात करता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है जब काम से कोई फ़ोन करता है तो मुझे रिसीव करने में, बात करने में बहुत खुशी होती है। अगर मेरे पास फ़ोन नहीं है, किसी बच्चे ने मेरे रिसीव किया तो मैं पूछता ज़रूर हूँ, फिर कॉल बैक करके मैं जवाब भी देता हूँ, किसी का भी A to Z हो। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हम लोग जो है पूरा फाउंडेशन मजबूत करेंगे धीरे धीरे,
नींव आपका जब मजबूत हो जाएगा, इतिहास भूगोल इस क्रम में ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और पॉलिटी में बहुत मज़ा आने वाला है। भूगोल तो जानते ही हो, पढ़ ही रहे हो। भूगोल में भी एकदम बिल्कुल इतना आनंद आएगा कि जो है व्यवहारिक चीज़ें आप सब कुछ सीख जाओगे कि ये मतलब क्या है प्रकृति, पूरा सब कुछ भूगोल में ऐसा जो है सीख जाओगे। सारा चीज़ कैसे ब्रह्मांड की और क्या सारी चीज़ें हैं, सब कुछ सीखते चले जाओगे, ठीक है। अगर अब कोई प्रश्न हो दिमाग में हो तो पूछ लो एक एक करके। अब मतलब डिसाइड कर लो अब उसके बाद में क्या क्या किसको क्या करना है, फिर मुझे बताना उस हिसाब से। या अभी किसी के दिमाग में कोई प्रश्न हो। देखो नेवी का जो है वो 10th पास जो है वो मर्चेंट नेवी की परीक्षा होती है 10th पास में। तो उसमें भी जनरल हिंदी, इंग्लिश और गणित, ये हाई स्कूल लेवल के गणित और इंग्लिश ये सब होता है। हाँ, रेलवे की परीक्षा भी जो है इसमें, हाँ स्टेशन मास्टर वो सब रेलवे की भर्ती में ही कई कैटेगरी निकलती हैं, ग्रुप करके, ग्रुप सी डी करके, ठीक है। हाँ, तो उसमें स्टेशन मास्टर एसएम वगैरह की भी भर्ती उसी में आती है, वो कम आती है। खास करके खलासी वगैरह की भर्तियां ज़्यादा निकलती हैं, वो सब यही भर्ती कराता है। अब तो यहाँ पर जो है सीईटी कर दिया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कर दिया है एसएससी में। अभी लागू नहीं है, 2022 से समझौता लागू हो जाएगा। तो इसको आप पास करोगे फिर रेलवे की परीक्षा दे सकते हो। ये जब होगा, ये प्री टाइप का, जैसे आईएएस की प्री होता है ऐसे ये प्री होगा। तो आप रेलवे में, बैंक में ये सब पास करके ही परीक्षा में जा दे सकते हो, ठीक है। तो उसमें फिर वो स्कोर के ऊपर है, अगर स्कोर अच्छा है उन परीक्षाओं में तो आपको जो है सब मिल जाएगा। ये ऐसे होता है। जज के लिए, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन में जो स्नातक होता है हमको वो उससे करना पड़ता है, वकालत करनी पड़ती है, एलएलबी करनी पड़ती है। एलएलबी, हाँ एलएलबी करके फिर उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फिर उसके बाद में आप पीसीएस जे की परीक्षा में बैठते हो। तो ये भी जो है उसमें भी जो है स्नातक से ही आपको डिसाइड करना रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने बीए कर लिया सामान्य सब्जेक्ट से तो दिक्कत आएगी। अगर आपको जज बनना है अभी से डिसाइड कर लिया है तो आपको एलएलबी पढ़नी पड़ेगी। वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें अगर हालांकि वो उत्तर प्रदेश सरकार में रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है, पीसीएस जे की वैकेंसी रेगुलर नहीं आती है, वो 2 साल 4 साल 10 साल पीछे कभी भी आती है, इस तरह रेगुलर नहीं आती है। तो आप रजिस्ट्रेशन करा कर बैठे रहो, जब वैकेंसी आएगी तैयारी करके बैठे रहो। बहुत लोग ऐसे हैं लास्ट टाइम में हो जाता है। तो मतलब पीसीएस जे से आप जज बन सकते हो और वो भी बहुत शानदार नौकरी है, ठीक है। तो वहाँ भी जो है आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, लेकिन पहले से ध्यान रखना पड़ेगा। इंटर के बाद जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लोगे तो एलएलबी में लेना पड़ेगा। हाँ देखो, लेखपाल की जो वैकेंसी भर्ती होती है वो आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में अब यहाँ पर जो है पीईटी एक परीक्षा कर दिया है। पीईटी जो है ये प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश में, जैसे हमारा लोक सेवा आयोग जो है, जो पीसीएस की बात करते हैं, वो प्रयागराज में है उसका मुख्यालय, तो ऐसे ही ये यूपी SSSC ये जो है एक अधीनस्थ चयन बोर्ड है, ये लखनऊ में है इसका मुख्यालय। तो यहाँ से लेखपाल की भर्ती हुई या फिर और भी कुछ इस तरीके से छोटे छोटे भर्ती होती है, तो वो कौन कराता है? UPSSC कराता है, जिसमें पेट अनिवार्य कर दिया है। पेट पास कर लोगे, उसके बाद में जब इसकी वैकेंसी आएगी लेखपाल की तो उसको आप भरोगे। अभी जैसे पेट की परीक्षा हुई थी पिछले जो है 4-5 महीने पहले, तो उसमें जिन्होंने पास किया है अब लेखपाल की वैकेंसी आएगी तो उसमें वो भर सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ भी, लेकिन पढ़ना तो यही सब सब्जेक्ट है। वहाँ भी जीएस है, जीएस वहाँ भी है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके पास 2 चॉइस है, UPSSC और या तो UPPSC या फिर आईएएस। अगर देखो आपको ये निश्चित कर लेना है कि हमको आईएएस बनना है, तो फिर आप UPPSC और आईएएस ये दोनों की पैटर्न बिल्कुल सेम है। राजस्थान ने भी अभी चेंज किया है, पिछले महीने ही उसने वैकेंसी निकाली है और उस वैकेंसी में उसने आईएएस के पैटर्न को फॉलो किया है। इसके पहले उसका वैसा नहीं था। वहाँ भी जीएस है, मैथ जो है उसमें पासिंग होता है। देखो फर्स्ट जो उसका पेपर होता है, सीसाइट का पेपर होता है, उसमें मैथ क्या रीजनिंग टाइप के होते हैं, रीजनिंग होता है, उसको सीखना पड़ेगा। देखो इतना तो जब पढ़ोगे ना तो सीख जाओगे। उसको पासिंग रहता है, 33% अंक लाने रहते हैं, ठीक है। तो वो सब जब पढ़ते रहोगे तो धीरे धीरे वो भी सीख जाओगे। उसमें कैसे परसेंट निकालने हैं, परसेंट के सवाल होते हैं। अंक गणित होता है, ज़्यादा नहीं होता है, सामान्य गणित होता है। और रीजनिंग बहुत अच्छा होता है। रीजनिंग में गिने चुने सवाल आते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर लोगे, 10 दिन में ही करना रहता है। हिंदी आप
जो है कुछ पोर्शन है हिंदी। तो आपको अगर आपको जो है ARO करना है, RO करना है, जैसे समीक्षा अधिकारी जाना है, इसमें समीक्षा अधिकारी की भी परीक्षा होती है ना, जो लखनऊ में जो है उसमें बैठते हैं सचिवालय वगैरह में, विधानसभा में, तो वहाँ पर जो है RO बैठते हैं, ARO बैठते हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। अभी भर्ती हुई, हमारे कुछ मित्र ज्वाइन किए हैं समीक्षा अधिकारी के रूप में सचिवालय में जा करके। तो वहाँ पर जो है सचिवालय जा सकते हो। तो उसमें हिंदी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और हिंदी तो मैं बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ाऊँगा आपको। जब कभी हिंदी का समय आएगा तो हिंदी का जो है पूरा इतना अच्छी तरीके से करा दूंगा कि उसके जो प्रश्न आते हैं, हिंदी का एक अलग से पेपर ही होता है, तो पूरा आप जो है उसमें 90% करके आओगे। और GS में तो जो पढ़ा रहे हैं ये आएगा ही, तो उसमें हिंदी कंपलसरी है, ज़्यादा ज़रूरी है RO ARO में। इसी प्रकार से जो है NT की परीक्षा होती है नायब तहसीलदार की, नायब तहसीलदार से फिर तहसीलदार हो जाता है, तहसीलदार ही प्रमोट होकर के फिर बाद में कभी SDM भी बन जाता है। अगर कम उम्र में नायब तहसीलदार बन गए तो तहसीलदार बन जाओगे, तहसीलदार से फिर जो है SDM तक भी पहुँच जाते हैं लोग। ऐसे IAS में देखो, IAS में प्रॉपर अगर मिला आप DM बने IAS में, तो मतलब उसका फिर प्रमोशन होता है, फिर वहाँ पर आप मंडलायुक्त बनते हो, जो मंडल में एक अधिकारी होता है, ठीक है। और फिर अगर सरकार के किसी मंत्रालय में पहुंच गए तो वहाँ के सचिव वगैरह बना दिए जाते हैं। IAS ये सचिव बनते हैं। जितने भी बड़े बड़े जितने भी प्लानर होते हैं, जो नेता, ये जो भाषण बोलते हैं और जो कुछ करते हैं, ये उनकी दिमाग थोड़े नहीं, ये तो IAS का ब्रेन होता है। वो कहाँ पढ़े लिखे होते हैं, वो तो उल्टा सीधा बोल आते हैं कभी कभी इधर उधर जा करके। अगर किसी सचिव ने उनको सलाह नहीं दिया तो फिर उल्टा सीधा बोल के चले आते हैं और फजीहत हो जाती है। तो वो सारी प्लानिंग जितनी भी, ये व्यवस्था नेताओं से नहीं चलती है, ये व्यवस्था जो है IAS अधिकारी चलाते हैं। अगर संसद में जो हमारी सीटें हैं, उस सीटों का अगर 80% IAS वहाँ पहुँच गया सांसद बन करके, तो देश, भारत नहीं, विश्वगुरु उसी दिन हो जाएगा। ये लिख करके रख लो, क्योंकि वहाँ वो पहुँच नहीं पाते हैं, नेता ही पहुँचते हैं। और नेता कौन बनते हैं? जो बदमाश होते हैं, जिनके चालबाजी आती है, वही वहाँ पहुँच पाते हैं। क्योंकि हमारी जनता भी तो वैसे ही है, वही सोच की है। भाई अरविंद केजरीवाल IRS था, पढ़ा लिखा था, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज को छोड़ करके आया, दिल्ली का मुख्यमंत्री है। वो बहुत कोशिश कर रहा है कि हम पूरे देश में जो है हमारे पार्टी बढ़े, और हाँ, लेकिन नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि हम सपोर्ट नहीं करते हैं पढ़े लिखे लोगों को। उसने दिल्ली में बहुत कुछ अच्छा काम किया है। तो ये चीज़ है, मतलब हमारी अभी जो हमारी सोच है, हमारी मतलब हमारे वोटर्स की, मतदाताओं की बहुत ज़्यादा नैरो है, बहुत छोटी सोच है। हम तो एक पौवा दारू में बिक जाते हैं और अपनी एक वोट की कीमत नहीं समझते हैं। जब एक आदमी एक पौवा दारू में बिक जाएगा तो देश में नेता ऐसे ही आएंगे ना, और दारू वो देना नहीं जानते हैं। जो पढ़ा लिखा होता है, IAS जो है काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो कभी जो है समझौता अपने सिद्धांतों से नहीं करते हैं। कुछ ही होते हैं, जो रेयर होते हैं, जो इस तरीके से अपने सिद्धांतों से समझौता करके और भ्रष्टाचार कर जाते हैं, लेकिन बहुत रेयर होते हैं ऐसे। तो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ जा कर के नेताओं के चरण में उन्हें करना पड़ता है, बंदगी करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप अपने, जैसे ही किरण बेदी का नाम सुना होगा, किरण बेदी ने जो है वो तो प्रथम महिला IPS अधिकारी रही हैं। तो किरण बेदी ने तो जो है यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जो उसमें PM थी भारत की, उनको भी जो है, हाँ, गाड़ी की शायद जानते हो गई उनका कहानी, कि गाड़ी प्लेस करने के लिए उनका ड्राइवर जब आया तो उसे भी जो है नसीहत दे दी थी, रोक दी थी कि इधर नहीं, इधर प्लेस करो। तो इस तरीके से आपके पास पावर्स बहुत हैं, लेकिन आप अपने पावर्स को जब ईमानदारी से यूज करोगे तो फिर आप किसी भी नेता की नहीं सुनोगे, आप अच्छी तरीके से देश को संचालित कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अच्छे नेता, अच्छे लोग, अगर आप अच्छे तरीके से किसी ज़िले में जाकर काम करोगे ना, तो ज़िले के लोग अगर आपके बारे में जान जाएंगे तो नेता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बहुत ऐसे हैं। उत्तराखंड में एक, देखो नाम ध्यान नहीं आ रहा है, कोई IAS अधिकारी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसका YouTube वीडियो भी आते रहता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोई नेता उसको कुछ, बस इतना है, ट्रांसफ़र कर सकता है। कैडर जो मिल गया आपको, उत्तर प्रदेश कैडर मिल गया, बिहार कैडर मिल गया, तो उस कैडर में हो सकता है वो ट्रांसफ़र कर दे। ये सब जो है स्टेट गवर्नमेंट की पावर होती है, तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई भी बाल वाका नहीं कर सकता है कोई भी नेता। बस ये होता है कि कुछ लोग लालच में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो गड्डियाँ चलती हैं, सूटकेस भरी हुई, कि ये प्रोजेक्ट पास कर दो। अब यही तो हाल है कि बड़े बड़े जो कहीं कहीं सुना होगा कि पुल गिर जाते हैं, वो सब भ्रष्टाचार की वजह से तो हो रहा है। वहाँ पे जो है किसी ऐसे ठेकेदार ने ठेका ले लिया, जो मटेरियल का पैसा खा गया, मिलावट ज़्यादा कर दिया, और उसमें जो है बंदरमाट हो जाती है पैसों की। अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक सब खा जाते हैं, और वो क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, फिर भुगतना पड़ता है पब्लिक को। तो पब्लिक भी तो वैसे ही है, दारूबाज जो है, दारू में बिकने वाली, नेता ऐसे भेज रहे हैं। तो उसी तरीके से हमारे जो पढ़े लिखे क्वालिफाइड जो अधिकारी होते हैं, वो भी उसमें पहुंच जाते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ यही है कि पढ़ाई के साथ साथ में आपको वैल्यूज़ देना। पब्लिक सर्विस कमीशन, PCS जो है, PSC
PSC भी बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये हर स्टेट की अपनी अलग अलग होती है, ठीक है। ये जब संविधान पढ़ेंगे तो ये संवैधानिक संस्थान है, इसको संविधान में बाकायदा जो है उल्लेख किया गया है कि इस तरीके से भर्ती हो। तो आपके पावर्स भी संवैधानिक होते हैं, जब भर्ती आपकी संवैधानिक होगी तो पावर्स भी संवैधानिक होते हैं, ठीक है। ये सब हम जब संविधान पढ़ेंगे तो सारा चीज़ सीख जाएंगे। तो इसको मतलब लोक सेवा आयोग बोलते हैं, और जो केंद्र में होता है उसको संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं। ये संस्थान है, आयोग है जो परीक्षा कराती हैं। हम लोग IAS बोल देते हैं, IAS IPS एक वो होता है, एक मतलब जो है एक तरीके से कैडर होता है इसमें कि आप IAS रैंक में हो, IPS रैंक में हो। और नॉर्मली लोग बोल देते हैं कि हम IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो IAS की तैयारी कर तो रहे हैं, लेकिन उसमें IPS भी बनते हैं, IFS भी बनते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, विदेश में जो जाते हैं भाई, जो उच्चायुक्त बनते हैं किसी देश से, हमारे देश से जो संबंध साधा जाता है तो उच्चायुक्त के माध्यम से। जैसे मान लो नेपाल में जो उच्चायुक्त होगा भारत का, तो नेपाल की सरकार से बात करेगा, भारत की सरकार से जो है नेगोशिएशन कराता है। तो कितना बड़ा पद होता है। सीधे आप जिस देश में जाओगे, बहुत पहले एक समय क्रेज था कि लोग IAS नहीं बनना पसंद करते थे, IFS बनना पसंद करते थे विदेश में जा करके, क्योंकि वहाँ पर सीधे विदेश की सरकार के साथ आपका उठना बैठना रहता था, ताल्लुकात होता है उच्चायुक्त बन करके। तो ऐसे बहुत सारे उच्चायुक्त हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो है अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे सब कुछ सीखते जाओगे। ये तो अभी जो है पहली क्लास है, इसके बाद धीरे धीरे बीच बीच में हम इसके बारे में और जो है चर्चा करते रहेंगे, किस तरीके से कौन कौन से पद होते हैं इसमें, ठीक है। A B ग्रेड के पद कौन कौन से होते हैं, सारा हम चर्चा करते रहेंगे, ठीक।